हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी चैनल पे। मेरा नाम है विकास और हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो सिलेबस हमने शुरू किया था, ठीक है, हम उसको ही आज आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो लास्ट हमने देखा, जहां पे हमने आचार्य शुक्ल एवं आचार्य द्विवेदी द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से जुड़ी बातें डिस्कस की, साथ ही हमने ये डिस्कस किया कि क्या द्वंद्व था दोनों के बीच में। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी जिन पे शुक्ल जी सहमत थे, कुछ चीजें ऐसी थी जिनमें द्विवेदी जी सहमत थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो दोनों को मिला के ही पूरी होती हैं। तो हमने फाइनली ये कंक्लूड किया था कि अगर हिंदी साहित्य के इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आचार्य शुक्ल एवं आचार्य द्विवेदी एक दूसरे के पूरक माने जाएंगे। आज का जो विषय है, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास जहां से शुरू होता है, ठीक है, जहां से शुरू होता है वो शुरुआत जो सिद्धों से हमें प्राप्त होती है, ठीक है, क्योंकि सिद्ध संप्रदाय और ना संप्रदाय के बारे में हम लोग आराम से पढ़ेंगे, लेकिन जो सिद्धों से प्राप्त होती है उनके साहित्य और उनके साहित्य की विषय वस्तु पे हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ कि उनके साहित्य को शुक्ल जी ने साहित्य नहीं माना, ठीक है। ये इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, जहां पे हम हिंदी साहित्य में नामकरण और कालक्रम को लेकर जो विवाद रहा उसको डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने से पहले हमें सिद्धों को पढ़ना जरूरी है, उसके बाद हम लोग इसकी शुरुआत, नामकरण, कालक्रम, सारे विवादों को निस्तारण भी करेंगे और उनको डिटेल से देखेंगे भी, ठीक है। बात की जाए स्टडी IQ की तो आगामी 27 मई से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू है, ठीक है, हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू है। और अगर आप 300 प्लस मार्क्स इन एनी वे सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपको studiiq.com में जाके ऑप्शनल सेक्शन में ये हिंदी साहित्य के बैच से जुड़ जाना है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो मात्र 15,999 में ये बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें इस बैच में क्या क्या शामिल है मैं बता दूं, चूंकि मैं ही वहां पे गाइड करने वाला हूं। संपूर्ण जो कोर्स होगा, उस कोर्स के दौरान जो भी ब्लैक बोर्ड पे मटेरियल में पढ़ाता हूं, जो भी डिटेल्स ऐड करता हूं, जो बड़ी कंस्ट्रक्टिव मटेरियल है वो पूरा आपको मिलेगा। साथ में उसका सरलीकृत जो क्रक्स है वो आपको मिलेगा। साथ में उसी क्लास की हैंड रिटेन नोट्स, मतलब आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, सामने योग्य जो कंटेंट राइटर्स हैं वो नोट्स बना के आपको देंगे। साथ ही हर सेक्शन खत्म होने के बाद PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस मैं आपको दूंगा और उस पर प्रश्न कराऊंगा, आपकी वर्तनी से लेकर वाक्य तक सभी अशुद्धियों को शुद्ध कराऊंगा। साथ में हर सेक्शन खत्म होने के बाद प्रॉपर टेस्ट सीरीज आयोजित की जाएगी, जिसमें 8 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल फ्लेज टेस्ट हैं, ठीक है। तो देर नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके 300 से ज्यादा नंबर आए सबसे सहज सरल ऑप्शनल सब्जेक्ट में, तो आपको जुड़ जाना है स्टडी IQ में विकास यानी मेरे साथ में, और विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको इसमें मिलेगा फायदा, ठीक है। तो बात करते हैं सिलेबस को। अगर हम आगे बढ़ाएं तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। और इतिहास लेखन में अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति को लेके अक्सर बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। तो इस उत्पत्ति पे, इस PPT पे हम आए उसके पहले कुछ बातें हम लोग कर लें। अगर बात की जाए हिंदी साहित्य की, ठीक है, तो मूल भाषा क्या हिंदी, हम खुद ही बोल दे रहे हैं। तो हिंदी भाषा आने से पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं संस्कृत साहित्य दिखता है, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें संस्कृत साहित्य दिखता है, ठीक है, संस्कृत साहित्य दिखता है, ठीक है। बात की जाए संस्कृत के बाद की तो कहीं ना कहीं हमें वहां पे उसके बाद लौकिक संस्कृत दिखने लगती है, ठीक है। लौकिक संस्कृत मतलब जब संस्कृत जो थी वो आम जन की भाषा बनती जा रही थी, तब हमने लौकिक संस्कृत को देखा, ठीक है, लौकिक संस्कृत को देखा, ठीक है, लौकिक संस्कृत को देखा, ठीक है। लेकिन जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहां पे हमें कहीं ना कहीं हमको यहां पे पाली देखने को मिलती है, पाली भाषा, ठीक है। आपने बहुत सारे बुद्धिस्ट ग्रंथ हैं उनको आपने पाली में देखा होगा। और हमें देखने को मिलती है प्राकृत, ठीक है, प्राकृत भाषा, ठीक है। पाली और प्राकृत हमें जब देखने को मिलती हैं तो पाली और प्राकृत वे भाषाएं हैं जो वास्तविकता में लोक भाषा इन्हें कहना बहुत, जिसे कहते हैं कि जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन भाषाओं में जो साहित्य लिखा गया उन्हें लोगों ने वास्तविकता में पढ़ा। जैसे वेद वगैरह जब लिखे गए संस्कृत आदि भाषाओं में तो कहीं ना कहीं
आम जन तक उनकी पहुंच नहीं थी, लेकिन यहां पे प्राकृत भाषाओं में साहित्य भी लिखा गया और प्राकृत भाषा का प्रचार भी बहुत हुआ। ठीक है, तो हम दूसरे नंबर पे हम जिसकी बात करते हैं वो पाली और प्राकृत की बात करते हैं। ठीक है, पाली और प्राकृत की बात करते हैं। ठीक है, बात की जाए इसके बाद की, तो पाली और प्राकृत के बाद कहीं ना कहीं हमें दो भाषाओं का वर्चस्व दिखता है। एक है अपभ्रंश और दूसरी है अवहट्ट। ठीक है, अवहट्ट। बहुत से साहित्यकारों का यह मानना है कि अपभ्रंश और अवहट्ट एक ही हैं, लेकिन फिर आ जाते हैं आदरणीय विद्यापति जी, जो बाकायदा अवहट्टा पे एक लाइन लिख देते हैं और उसके बाद ये लगता है कि नहीं, अवहट्ट भी अपभ्रंश का परिमार्जित भाग है। हम उसको आगे देखेंगे। तो अगर आप हिंदी साहित्य के क्रम की बात करें तो इसके बाद आपको कहीं ना कहीं यहां पे दिखती है पुरानी हिंदी, आपको दिखती है पुरानी हिंदी। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं दिखती है क्या, पुरानी हिंदी। और इस पुरानी हिंदी का ही जो सबसे परिमार्जित और परिष्कृत वर्जन है उसको हम क्या कहते हैं, जो वर्तमान जो हम खड़ी बोली हिंदी की बात कर रहे हैं, ये शुरुआत यहीं से कहीं से हुई है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो हुई है वो कहीं ना कहीं यहीं से हुई है। ठीक है, बात की जाए इसकी और की, तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये एक क्रम था जहां संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी तक आती है। ठीक है, वापस आ जाते हैं इस पावर पॉइंट पे। तो यहां पे जब हम लोग बात कर रहा था तो कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति लगभग 1000 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। इससे पूर्व की भाषा क्या अपभ्रंश थी, जब भी मैंने बताया, जिसका समय सीमा 5000 से 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। किंतु अपभ्रंश से हिंदी तक के सफर में लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी के मध्य एक नई भाषा उभर के सामने आई। मैं फिर से बता दूं कि विद्यापति जब तक मेंशन नहीं किए थे तब तक लोग अपभ्रंश अवहट्ट को एक ही मानते थे, पर विद्यापति के मेंशन के बाद इस अवधारणा पे को जोर मिला कि अवहट्ट अलग है और अपभ्रंश अलग है। फिर यहां पे क्या निकल के आती है, जिसे हम उत्तर अपभ्रंश या अवहट्ट कहते हैं। तो कहने का मतलब कि 5वीं सदी में जो अपभ्रंश हमें मिलती है, 7वीं 8वीं सदी में जो उसका बेहतर वृहत संस्करण मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, अवहट्ट कहते हैं। 7वीं शताब्दी में जो उसका संस्करण मिलता है उसे अवहट्ट कहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो अवहट्ट भाषा जो थी इसको हिंदी का आरंभिक रूप माना गया और इसे ही हम पुरानी हिंदी कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप थोड़े डिटेल में जाएंगे, ठीक है, तो आपको अवहट्ट और पुरानी हिंदी के बीच में भी एक लाइन दिखेगी। इसलिए मैंने वहां पे जो आपको चार्ट बनाया था उसमें मैंने क्लियर बता दिया कि अवहट्ट और पुरानी हिंदी के बीच में भी एक थिन लाइन है। उस लाइन को फ्यूचर में हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात की जाए इसके आगे की, तो ये काल विभाजन नामकरण से जुड़ी बातें, खैर अगर बौद्ध धर्म के बात की जाए, ठीक है, बौद्ध धर्म के विकास की बात की जाए, तो हम बौद्ध धर्म के विकास की बात क्यों कर रहे हैं, सॉरी पहले तो मुझे यही बताना चाहिए था, मैं भी मिस कर गया। ठीक है, बौद्ध धर्म के विकास की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिन टॉपिक को लेकर आज हम हाजिर हैं, सिद्धों की हम बात कर रहे हैं, उनको समझने से पहले हमें बौद्ध धर्म की डिटेल्स को समझना होगा। हमें बौद्ध धर्म की डिटेल्स को समझना होगा और उसके लिए अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हमें यहां पे देखना होगा कि जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ठीक है, जो चौथी बौद्ध, ठीक है, काउंसिल थी, क्या कहते हैं, समिति कहते हैं उसको, मैं अभी काउंसिल ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल थी, बौद्ध काउंसिल थी, ठीक है, अगर आपको पता हो तो इसमें क्या हुआ कि इसमें वास्तविकता में जो कनिष्क कुषाण के समय हुई थी, इसमें जो बुद्धिज्म था दो भागों में बढ़ जाता है। दो भागों में बढ़ जाता है, किसमें किसमें बढ़ जाता है, बुद्धिज्म बढ़ जाता है महायान और हीनयान। बढ़ जाता है महायान एवं हीनयान में। ठीक है, महायान और हीनयान में, महायान और हीनयान में बढ़ जाता है। इसमें जो ये वाली भाग था, जो महायान था, इसमें कौन कौन शामिल थे, इसमें शामिल थे सम्मित्य, इसमें शामिल थे सर्वस्तिवादिन, ठीक है, ठीक है, इसमें शामिल थे महासांगिक। ठीक है, बात की जाए हीनयान की तो इसमें कौन थे, थेरावादी इसमें शामिल थे। ठीक है, तो ये जो महायान की शाखा थी, ये महायान की शाखा कहीं ना कहीं बुद्ध के भगवान स्वरूप को मानती थी, हीनयान बुद्ध के गुरु स्वरूप को मानती थी। ठीक है,
जो सिंबल्स को फॉलो किया जाता था, ठीक है, जो जिसे कहते हैं भौतिक सिंबल्स, ठीक है, जो भौतिकता रूपी जो सिंबल्स थे उनको महायान में ज्यादा फॉलो किया जाता था। हीनयान में उनके जो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उनकी ज्यादा बात की जाती थी। महायान में बोधिसत्व की बात की जाती थी, हीनयान में बोधिसत्व जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो कहने का मतलब कि अगर अगर आप सिर्फ रूढ़ियों की बात करें, ठीक है, रूढ़ियों की बात करें, ठीक है, अगर आप रूढ़ियों की बात करें तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी यहां पे कि ठीक है, आपको एक चीज यहां पे क्लियर हो जाएगी कि महायान जो है वो थोड़ा सा ज्यादा भौतिकतावादी था, भौतिकतावादी था। हीनयान जो था वो उतना भौतिकतावादी नहीं था। वे उपदेश और अपने कर्म और जो वास्तविकता में बुद्ध के जो उपदेश थे उनको ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम महायान की बात करते हैं तो हमें एक चीज देखने में स्पष्ट मिल जाती है महायान को देखते समय कि भविष्य में इनके और ज्यादा डेविएट होने के चांसेस है, क्योंकि भौतिकता का तो कोई अंत नहीं है। आप कितना ही ज्यादा क्या कहते हैं मेटेरियलिस्टिक सोच लें, वो और ज्यादा वो भाव बढ़ता जाता है। इसी भाव को जब हम और आगे बढ़ते देखते हैं तो हमको आगे एक इसका कल्ट दिखता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं वज्रयान, जिसको हम क्या कहते हैं वज्रयान। इसी का आगे जो हमें वज्र नहीं होगा, ये वज्र होगा, इसको बता दूं, ये वज्रयान होगा, ठीक है। हमको क्या देखने को मिलता है कहीं ना कहीं यहां पे वज्रयान, ठीक है, वज्रयान देखने को मिलता है। और वज्रयान के साथ जो सबसे खास बात थी वो क्या थी कि वज्रयान से कहीं ना कहीं हमको पूरे बुद्धिज्म में एक तांत्रिक कल्ट देखने को मिलता है। वज्रयान के कारण हमें बुद्धिज्म में एक तांत्रिक कल्ट देखने को मिलता है, और यही तांत्रिक कल्ट बाद में जाके सिद्धों, जो सिद्ध संप्रदाय था, उनके ओरिजिन का कारण बनता है, उनके ओरिजिन का कारण बनता है, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं इसमें। तो बुद्ध संप्रदाय की जब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो बुद्धिज्म में हमें क्या देखने मिलता है कि बौद्ध धर्म के कहीं ना कहीं, जब मैं बता रहा था कि अपने हिसाब से महायानों ने अपने नियम बना लिए, तो कहीं ना कहीं वो नियम इस स्तर तक चले गए कि नए नए संप्रदाय बनते गए, ठीक है, उसके नए नए वर्जन बनते गए। उसमें जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है वो वज्रयान, हम वहीं पे आएंगे, और फिर वज्रयान से आगे फिर हम सिद्धों की बात करेंगे, ठीक है। तो बौद्ध के जो बुद्ध धर्म के नियमों में लगातार परिवर्तन होते गए, नई नई शाखा और संप्रदाय का उदय हुआ, ठीक है, जो बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानने लगे। खुद बुद्ध इसके खिलाफ थे, ठीक है। बुद्ध खुद इस प्रकार की जो धार्मिक रूढ़िवादिता थी उसके हमेशा खिलाफ थे, ठीक है। किसी को भगवान मार के सर्वस्व न्यौछावर कर देने के खिलाफ थे, लेकिन फिर उनको ही भगवान मान के उनको अलौकिक शक्ति वाला पुरुष मान लिया गया, ठीक है, जिसके खिलाफ थे वो, ठीक है। खैर, ऐसी पद्धति जिसमें तंत्र मंत्र पे बल दिया जाने लगा, ऐसी पद्धतियां बनने लगी। मैं फिर से बता रहा हूं कि तांत्रिक कल्ट जो विकसित हुआ वो वज्रयान का कारण बना। जो तांत्रिक कल्ट क्या कहते हैं डेवलप होता है वो वज्रयान के निर्माण का कारण बनता है, ठीक है। तो तंत्र मंत्र पे बल दिया जाने लगा। वज्रयान शाखा के लोग गुह्य साधना का प्रयोग करते थे, जिसको क्या कहते हैं पंचमकार पद्धति कहते हैं। वे इसे साधना पद्धति कहते थे, लेकिन अगर आप पंचमकार पद्धति को देखेंगे तो उसमें आपको क्या दिखेगा, मध्य, मांस, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा। मध्य, मांस, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा, इस प्रकार की जो 5, मुझको ऐसा लगता है कि ये बुराइयां हैं, पर इन्हें वे क्या पंचमकार पद्धति कहते थे और कहते थे साधना का ये तरीका है। अगर एक सामान्य आप व्यक्ति होने के नाते भी सोचें तो इसमें से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप संतों के साथ नहीं जोड़ सकते। तो लेकिन जो वज्रयान को मानने वाले जो तांत्रिक संत थे वे अपने आप को इस पद्धति को पालन करने की बात करते थे, और कहीं ना कहीं जो पद्धतियां हैं मध्य, मांस, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा, ये स्वाभाविक रूप से संतों के साथ नहीं जाती हैं। तो बहुत से लोग इन्हें संत मार्ग ही नहीं मानते थे। बाद में जब नाथ संप्रदाय आएगा तो इन कुरीतियों को दूर कर दिया जाएगा, ठीक है, इन कुरीतियों को दूर कर दिया जाएगा और देह मूलक के जगह ज्ञान मूलक जो साधना है उस पर बल दिया जाएगा। हम उस पर जब नाथ संप्रदाय आएंगे तो उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो साधना पद्धति थी उसका बहुत विरोध हुआ, ठीक है। खैर, बात की जाए उसके बाद की तो बौद्ध धर्म के नियमों में और परिवर्तन हुए, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ा और परिवर्तन करते गए, अपने हिसाब से भोग मूलक परिवर्तन करते गए। जिस हिसाब से भोग या जिस हिसाब से वासना उनके तरफ आती थी वो उस हिसाब से परिवर्तन करते जाते थे। मैं बता दूं कि उनके लिए जो वासना थी वो उनकी एक पद्धति का भाग था। जो उनकी पंचमकार पद्धति थी उसका भाग था, उसको वो साधना मानते थे, ठीक है। उसको जो भोग इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, उसको वो साधना मानते थे। खैर, इसमें एक नई शाखा और संप्रदाय का उदय होता है, ठीक है। और बुद्ध को, इसको तो मैं बात ही कर चुका हूं, इसमें तंत्र मंत्र बल दिया जाने लगा, ठीक है। बात की जाए उसके बाद की तो वज्रयान शाखा, जिसको मैंने बताया कि जो वज्रयान शाखा से डेवलप होती है, उसके लोग गुह्य साधना का प्रयोग करते थे, ठीक है। पंचमकार की बात कर ली। खैर,
बौद्ध तांत्रिकों के बीच जो ये इस प्रकार की जो जिसे कहते हैं कि आप कह सकते हैं कि सम्यक आचार तो नहीं कहा जाएगा, तो जो जो जैसे कि सम्यक आचार का एकदम जो विपरीत हो जाएगा, ठीक है, असम्यक जो आचार था ये अपनी चरम रूप में, अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था और ये बिहार से लेके असम तक फैले थे और इनको क्या कहा जाता था, सिद्ध कहलाया जाता था। तो वज्रयान जो संप्रदाय है, वज्रयान संप्रदाय से निकल के आते हैं सिद्ध, जो बिहार से लेके असम तक पाए जा रहे थे, ठीक है। ये पंचम कार पद्धति का प्रयोग करते थे, लेकिन बौद्ध धर्म है उसके वज्रयान शाखा के रिप्रेजेंटेटिव थे। इनकी पंचमकार पद्धति का यद्यपि सामाजिक रूप से बहुत स्वीकार्यता नहीं थी, तथापि इनको लगता था कि हमारी साधना के लिए यही पद्धति जो है वो आवश्यक होगी, तो उन्हें यह कहा गया। खैर, इसकी बात की जाए तो हाँ, ठीक है, ये जो वज्रयान शाखा के साधु थे, ठीक है, वज्रयान शाखा के जो साधु थे, इन साधुओं ने जनता के मध्य अपने मत का प्रचार प्रसार करने के लिए साहित्य को माध्यम बनाया। फिर से मैं बता रहा हूं, इसी साहित्य की बात अभी आगे करेंगे जहां पे विवाद आएगा। तो इन्होंने साहित्य को माध्यम बनाया, जिनकी भाषा क्या थी, अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा, अर्थात उत्तर अपभ्रंश। कुछ जगह पे इसको आप अभट्ट भी मान सकते हैं, जिसे पुरानी हिंदी की संज्ञा दी गई। तो अपभ्रंश, उत्तर अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी, इसका ये जो क्रमागत जो बढ़ती जा रही है ना, तो जो पुरानी हिंदी है और अवहट्ट है और थोड़ी बहुत जो अपभ्रंश है, इसका प्रयोग आपको सिद्ध साहित्य में बहुत ज्यादा दिखेगा। सिद्ध साहित्य में इसका प्रयोग आपको अत्यधिक दिखेगा, ठीक है। और चूंकि जब लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे तो इन्होंने साहित्य के द्वारा लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, तो वही साहित्य इस भाषा में लिखा गया, ठीक है। इन्हीं सिद्धों के साहित्य के ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। हालांकि आचार्य शुक्ल तो सिद्ध और नाथ योगियों को, रचनाओं को आदिकालीन साहित्य से बाहर मानने के पक्ष में है। क्यों मानने के पक्ष में? उनका यह कहना था कि सिद्ध संप्रदाय, जिसे तटस्थ रूप में अगर कहा जाए तो बहुत से लोग किसी धर्म का संप्रदाय भी नहीं मानते थे, ठीक है। क्योंकि पंचमकार पद्धति में बहुत सारी ऐसी बातें थी जिन पे आक्षेप होता था, तो कहीं ना कहीं इस संप्रदाय के लोगों को, इनके द्वारा लिखे गए साहित्य को, शुक्ल जी जो बहुत ही परिमार्जित किस्म के अच्छे साहित्यकार थे, व्याकरणज्ञ थे, वे नहीं मानते थे कि इसे साहित्य के तौर पे हिंदी भाषा के साहित्य में शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसे ये कहते थे ये संप्रदायवादी है और उस संप्रदाय को लेके भी कहीं ना कहीं कुछ रिजर्वेशंस थे उनके मन में, जिस वजह से वे इसे साहित्य नहीं मानते थे, ठीक है। तो इसके आगे की बात क्या है, ये शुक्ल जी खुद ही कहते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों को, नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, सीधे सीधे उन्होंने कह दिया। लेकिन अभी आएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और वो वहां पे पैरेलल ड्रॉ करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये साहित्य के अंतर्गत नहीं आता तो तुलसीदास, सूरदास, मीरा, रसखान, ये लोग कैसे साहित्य के अंदर आ सकते हैं? ये भी तो एक धार्मिक प्रवंचना की बात करते हैं, ये एक धार्मिक और जिसे कहते हैं कि काल्पनिक बातों को या धर्म से जुड़ी जो पौराणिक बातें हैं उसको ही कवित्व के रूप में आगे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसको कैसे आप शामिल कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं द्विवेदी जी यहां पे सिद्धों के पैरेलल खड़े रहेंगे और उन्होंने कहा, वो इस बात को जोर देते हैं, मैंने कल बताया था कि परंपरावादी दृष्टिकोण लेके ही द्विवेदी जी आगे बढ़े हैं। और परंपरा को जब आप जोड़ेंगे तो ये जो वज्रयान परंपरा है, ये बुद्ध परंपरा जुड़ के आती है। तो अगर उस परंपरा को देखें तो जो उसका साहित्य है, उसके साहित्य को आप जैसा भी कहें, लेकिन उसे साहित्य तो मानना चाहिए, ठीक है। साहित्य हर प्रकार का हो सकता है, साहित्य है, साहित्य की जो विषय वस्तु है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन साहित्य की विषय वस्तु अलग अलग हो सकती है, लेकिन पहली बात कि उसमें हम उसके लिए साहित्य शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। इस पे द्विवेदी जी ने क्या कहा? द्विवेदी जी ने कहा कि शुक्ल जी के इस तर्क से वे सहमत नहीं होते। वे कहते हैं कि यदि सिद्ध नाथो साहित्य को आदिकालीन साहित्य से बाहर कर दिया जाएगा, जिसका पर्याप्त प्रभाव परवर्ती साहित्य पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। याद कीजिए, जब कबीर की बात करते हैं तो नाथ संप्रदाय का बड़ा असर पड़ता है, इन पे नाथ संप्रदाय का बड़ा असर पड़ता है। तब तो कबीर जैसे संत कवियों का साहित्य भी हिंदी साहित्य से बाहर हो जाएगा। अतः सिद्धों और नाथों के रचनाओं को आदिकालीन साहित्य में रखा जाना चाहिए। मैं एक बात और बताता हूं, आप जब सिद्धनाथ साहित्य से कबीर पे आए और कबीर से फिर रीतिकाल में जाएं, कई जगह आपको सिद्धनाथ साहित्य के, जिसे कहते हैं ना कि इमेज दिखेगी, ठीक है। सिद्धनाथ साहित्य का प्रभाव आपको जरूर दिखेगा।
और अगर सिद्धनाथ साहित्य का प्रभाव कालांतर में एक परंपरा के द्वारा अन्य साहित्यों पे पड़ रहा है तो उसे भी साहित्य माना जाना चाहिए। और जिस तर्क के कारण आप उन्हें साहित्य की श्रेणी से अलग कर रहे हैं, वो तर्क ही तुलसी पे, मीरा पे जाके शांत हो जाता है। तो फिर ऐसे तर्कों पे क्यों बात करनी? आप समग्रता मूलक साहित्य की बात करेंगे तो उसमें सिद्धनाथ साहित्य भी आएगा। ये आचार्य द्विवेदी जी का तर्क था। ठीक है, खैर सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सरहपा हैं। ठीक है, या कई जगह सरहपाद भी उनको लिखा रहता है। ठीक है, तो इनका समय लगभग 769 ईस्वी के आसपास माना गया है। जो उस समय पाल शासक जो धर्मपाल थे उनका समकालीन थे, क्योंकि कई साहित्य में ये लिखा है कि वो धर्मपाल जो थे, पाल शासक, उनके समकालीन थे। तो कई जगह ऐसी बात है कि हो सकता है हिंदी साहित्य का जो उद्भव है, क्योंकि सरहपा पहले सिद्ध थे, तो सरहपा से अगर उसका उद्गम है तो सरहपा का काल तो 700-800 के समय था, तो कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य का उद्गम इस समय हुआ है। लेकिन इसमें बहुत सारे तर्क वितर्क आते हैं। आचार्य द्विवेदी कुछ और मानते हैं, 1000 के आसपास मानते हैं। ठीक है, आचार्य शुक्ल 1050 विक्रमी संवत के आसपास मानते हैं। तो बाकी जो अगला क्लास होगी उसमें हम इसके जुड़े जो वाद विवाद हैं उस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं जो सरहपा थे, जिनको पहला माना जाता है सिद्ध लेखक, वे पाल शासक के समकालीन थे। तो इस हिसाब से हिंदी साहित्य का आरंभ ईसा की 8वीं शताब्दी के मध्य से माना जाना चाहिए। लेकिन फिर इसमें भी बहुत सारे विषय हैं। ठीक है, फिर कुछ लोग 7वीं शताब्दी मानेंगे, कुछ लोग 10वीं शताब्दी मानेंगे। उनके क्या कारण है, इन सब कारणों को आने वाली कक्षाओं में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आने वाली कक्षाओं में हम डिस्कस करेंगे। खैर, इसकी तो बात हमने करी ली। ठीक है, अगली जो कक्षा होगी हमारी, ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, स्कैन करके जुड़ जाइएगा, विकास लाइव ऑफिशियल विकास करके। ठीक है, अगली कक्षा जो होगी वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आपको मिस नहीं करना है। उस कक्षा को आप जरूर देखिएगा, जहां पे हिंदी साहित्य से जुड़े सभी नामकरण विवाद और कालक्रम विवाद को हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर अपने प्लेलिस्ट में शामिल कर लीजिए और सारे वीडियोस को क्रम दर क्रम देखते रहिएगा। बाकी हिंदी साहित्य से जुड़ने के लिए आप studiiq.com जाके देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।